नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9th ब्रिज कोर्स और विषय गणित में हम देखेंगे आज ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 66 और पेज नंबर 67 का सॉल्यूशन। तो पेज नंबर 66 पे हमको पहला क्वेश्चन दिया है। आगे हमें बताया टॉपिक हमारा है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। यहाँ पे जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती है उनकी समझ के लिए हमें बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण दीजिए। परिवेश मतलब हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। परिवेश का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। मतलब कहने का मतलब हमारे आसपास जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको हम बोलते हैं परिवेश। तो परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण देने। तो परिवेश में जो रेखाखंड होते हैं उनके 4 उदाहरण देने। रेखाखंड जैसे मतलब इस टाइप की लाइन, अब ज़रूरी नहीं है लाइन इसी पतली हो, वो तो कैसी भी हो सकती है, बड़ी छोटी कैसी भी। तो जैसे हम बात करते हैं पहला हम घर में देखते हैं दरवाज़ा भी एक रेखाखंड के रूप में होता है, लंबा है ना, जिसे हम मेजर करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं टेबल, जो टेबल है वो भी मतलब रेखाखंडों के भाग से बनती है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कुर्सी, जो कुर्सी होती है वो भी रेखाखंडों से मिलकर बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे घर में रखा हुआ पाइप, जो पाइप होता है वो भी रेखाखंड के रूप में होता है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, अपने आसपास 3 रेखाखंडों को खोजकर उन्हें नापिए। गाइस, यहाँ पे जो रेखाखंड की बात कर रहे हैं, ये जो रेखाखंड है ये काफ़ी बड़े वाले रेखाखंड है, मतलब अपने आसपास पाए जाने वाले। जैसे पहले रेखाखंड की हम बात करते हैं पलंग, ठीक है। पलंग भी एक रेखाखंड के रूप में होता है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो हम नॉर्मली नाप नहीं सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में वैसे भी आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पलंग जो है, पलंग की लंबाई आप क्या करेंगे, स्केल से नाप के लिख देंगे। जैसे ये स्केल है, ठीक है। इस स्केल को टोटली 15 सेंटीमीटर की है। मान लेते हैं कि जो पलंग है उसको, उसके ऊपर ये स्केल 10 बारी आती है। कितनी बार आती है, जब हम मेज़र करते हैं ना, जैसे ये 1, फिर जैसे ये 1 15, फिर यहाँ से बढ़ाएंगे फिर 15, फिर आगे बढ़ाएंगे 15, ऐसे करके 10 बार आती है। तो 10 का गुणा कर देंगे तो 150 सेंटीमीटर, मतलब पलंग की जो लंबाई है वो कितनी, 150 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये मान के बता रहा हूँ मैं, बाकी आप अगर मेज़र करते हैं तो कुछ और आ सकती है, ठीक है, क्योंकि सभी पलंग की आकृतियाँ समान नहीं होती है। हमें सिर्फ बताना है आसपास के 3 रेखाखंडों के नाम। उसके बाद हम बात करते हैं घर की दीवार, है ना। इसकी जो मेज़रमेंट है वो आप बिल्कुल ले कर यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं घर का दरवाज़ा, ठीक है। हमारे आसपास है ये, इसलिए हमने इनके नाम लिख दिए यहाँ पे। तो ये मेज़र करके आप लिख सकते हैं, वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ फिल करने के लिए ये जो ब्लैंक आपको दिए हैं इनको फिल करने के लिए आप कर सकते हैं इतना सा। उसके बाद हमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर बॉक्स में बने किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाइए तथा उसकी लंबाई नापिए। हमें जो बॉक्स बनाया है इसमें इन बिंदुओं को मिलाना है, तो मिला लेते हैं। मिला के हमको इनकी लंबाई भी मेज़र करनी है, तो हम डायरेक्ट मिलाते टाइम ही रेखाखंड को मेज़र कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो ये यहाँ से आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 और ये 4.5 और 4.6। तो ये जो रेखाखंड बन रहा है ये 4.6 बन रहा है, रेखाखंड नंबर 1। इसको नाम भी दे सकते हैं हम AB। तो यहाँ पे रेखाखंड AB मैंने बता दिया है, और 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड रेखाखंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड रेखाखंड हम इन दोनों को ही मिला देते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला देते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बाद ये आधा और एक और बढ़ रहा है, मतलब 1.6। इसको मैंने PQ नाम दे दिया है, तो ये PQ, ठीक है। इससे आपको भी पता चल जाएगा कौन सा वाला रेखाखंड है। थर्ड रेखाखंड की बात कर रहे हैं, 2 रेखाखंड को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो ये 3 तक तो आ रहा है, 3 के बाद 1 2, तो 3.2। इसको नाम दे देते हैं हम MN। तो ये MN जो रेखाखंड है आपका कितना हो जाएगा, 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद रेखाखंड नंबर 4 की बात कर रहे हैं, तो रेखाखंड 4 इसी को मिला देते हैं, जो छोटा दिख रहा है हमको। ये 1 सेंटीमीटर में बन रहा है, देखो यहाँ से 1 सेंटीमीटर। इसको भी आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, जैसे मैंने RS दे दिया यहाँ पे। तो ये RS रेखाखंड है ना, और ये 1 सेंटीमीटर है कम्प्लीटली। क्लियर गाइस। तो ये था आपके पेज नंबर 66 का सॉल्यूशन। अब पेज नंबर 67 का, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये। क्लियर। अब हम देखते हैं पेज नंबर 67 का सॉल्यूशन। तो पेज नंबर 67 पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे, दिए गए चित्र अनुसार खुली और बंद आकृति लिखिए। देखो खुली और बंद, तो बंद मतलब तो जो पूरी बंद हो जाएगी रेखाखंडों से,
ये पूरी बंद है, कहीं से भी खुली हुई नहीं है, तो इसको तो हम बोलेंगे बंद आकृति। और खुली आकृति मतलब कुल मिला के कुछ अगर इस प्रकार भी आपको दे दिए जो थोड़ी सी भी खुली हुई दिखती है आप उसको खुली बता देंगे, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो पहली आकृति आपको दिख रही होगी, ये खुली आकृति, आपके क्या लिखेंगे, खुली हुई आकृति। ये पूरी तरीके से बंद है तो हम क्या लिख देंगे, बंद आकृति। ये फिर से खुली आकृति है तो क्या लिखेंगे, खुली आकृति। और ये फिर से बंद है तो क्या लिखते हैं, बंद आकृति। क्लियर, इस टाइप से। अगला बताया हमें बिंदुओं को मिलाते हुए 5 खुली व 5 बंद आकृतियाँ बनाइए। इन सभी बिंदुओं को मिलाना है और आपको क्या करना है, 5 खुली और 5 बंद आकृति बनानी है। तो पहले हम 5 खुली आकृति बना लेते हैं। तो देखो, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे, तो यह हो गई खुली आकृति है। ठीक, दूसरी आकृति बनाने जाएंगे तो इस प्रकार बना देंगे हम, ठीक है। ये इस टाइप से आप नीचे ले लेना थोड़ा सा और इस टाइप से बना देना एस, है ना, इस टाइप से उल्टा एस। उसके बाद और बनानी है हमें, तो हम इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। ये हो गई 3 आकृति आपकी। चौथी आकृति बनाएंगे हम, कुछ इस प्रकार बना देंगे। 5वीं आकृति आपको बनानी है, आप इस टाइप से बनाएंगे, ये और ये, ठीक है। ये आपकी खुली आकृति है। बंद आकृति की बात करते हैं तो बंद आकृति आपको पता होगा वैसे भी, हम जो ट्रायंगल भी बनाते आ रहे हैं इस टाइप से। एक त्रिभुज बना दिया, बंद कर दिया इसको, ठीक है। त्रिभुज के बाद हमने मान लो वर्ग बना दिया छोटा सा, ये एक वर्ग बन चुका है, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया है, पंचभुज बना दिया है, ठीक है, इस टाइप से। ये बना दिया हमने पंचभुज। उसके बाद हमने क्या बना दिया, तो एक आयत बना दिया। आयत बनाने के बाद एक आकृति हम कुछ इस प्रकार ले लेते हैं। तो ये है आपके बंद आकृतियाँ। तो ये सभी खुली आकृतियाँ और ये सभी बंद आकृतियाँ। ये आप स्केल से स्केल से बनाइएगा, थोड़ी सीधी बनेगी। उसके बाद हमें अगला एक और क्वेश्चन बताया, परिवेश में स्थित 3 ऐसी सामग्री के नाम लिखिए जो क्रमशः खुली और बंद आकृति से संबंधित है। फॉर एग्जांपल आपको बताया जैसे पेड़ की टहनी खुली आकृति है और खिड़की आपके बंद आकृति है। तो इनको देख के ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इनको देख के आप लिखेंगे, समझ में आपको बहुत मुश्किल से आएगा, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक तो ये पूछा जा सकता है, एक तो ये इससे ऊपर वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। खुली आकृति में हम क्या देखते हैं, जैसे पेड़ की टहनी है तो इसके रिलेटेड हम लिखते हैं जैसे पानी का मटका, है ना, ऊपर से खुला होता है ना। हम पंखा देख सकते हैं, पंखा हमारे घर में जो रहता है वो भी। उसके बाद हम टेबल देख सकते हैं, है ना, टेबल का ऊपरी भाग, कौन सा, ऊपरी भाग, क्या लिख देंगे, टेबल का ऊपरी भाग। उसी टाइप से अगर बंद की बात करें तो फर्श हमारा पूरी तरीके से बंद होता है, फर्श में लगी टाइल्स भी एक बंद आकृति दर्शाती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी घड़ी एक बंद आकृति होती है ना। उसके बाद देखते हैं हम हमारे घर में खिलौनों में जैसे फुटबॉल रखी हुई है, गेंद रखी हुई है, तो ये भी क्या होती है, एक प्रकार से बंद होती है। तो ये था गाइस आपके पेज नंबर 66 और 67 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे अच्छी तरीके से समझ के यहाँ से नोट करिए, ये और ये। गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम जो है आपके लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो उम्मीद है हमारी बात आप तक पहुंचेगी और आपको समझ में भी आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेज नंबर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।